हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपना सेकंड पेपर देखेंगे, यानी कि अपना जो पेपर 2 है और वो भी किसका, यूजीसी नेट एजुकेशन का, यानी कि शिक्षा शास्त्र का। बच्चों, आपको पता ही है कि पेपर 2011 से कराए जा रहे हैं, यानी कि 2011 से लेकर सारे पेपर आपको कराए जाएंगे 2022 तक, क्योंकि ओल्ड पेपर जब तक आप करोगे नहीं, अगर ओल्ड पेपर आपने कर लिए, याद कर लिए, रट लिए या फिर एक तरह से घोट के पी गए, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो बाधाएं हैं वो कम होंगी। बल्कि आजकल जो एजुकेशन सब्जेक्ट में ऐसा देखा जा रहा है कि पेपर 1 में, यानी कि पेपर 1 आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं भी होता, उसमें भी आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड डाले गए हैं, यानी कि रिसर्च और स्टैटिक्स के घुसा दिए जाते हैं 50% से ज़्यादा क्वेश्चन। यानी कि एजुकेशन का नेट आजकल टफ होता जा रहा है। और सब्जेक्टों में क्या होता है, जनरल पेपर होता है। यानी कि आज का मतलब ट्रेंड क्या हो गया, जो पैटर्न पहले था इसका यूजीसी नेट का, वो पैटर्न हट के अब सीधे सीधे पेपर 1 में भी आपको वही पढ़ना है, पेपर 2 में भी एक तरह से वही पढ़ना है। और जो पेपर दे रहे हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, क्योंकि आप ये ट्रेंड देखिए कि पेपर 1 में ना आजकल रिसर्च और स्टैटिक्स को घुसा के एक तरह से पूरा पेपर बना देते हैं, और वही चीज़ आपको पेपर 2 में, यानी कि पेपर 2 में भी लेनी चलनी चाहिए। अब ये समझ में आया, रिसर्च और स्टैटिक्स को इतना जोर दे रहे हैं और सब चीज़ों को जोर ना दिया जाए एजुकेशन में, यानी कि 10 यूनिट है, 10 के 10 को, यानी 10 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट है, उनको जोर ना दिया जाए, तो ये एजुकेशन में आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। और क्या नाम, आपको जो ओल्ड पेपर है उसका भी कॉन्सेप्ट लेकर समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज हम देखते हैं दिसंबर 2011 का पेपर, यानी कि दिसंबर 2011 का पेपर देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ छात्रों को क्षमताओं, रुचि तथा आदतों को या आदतों की एकीकरण करने की बात करता है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, ये बात करता है प्रयोजनवाद। यानी कि पेपर 1 में जब हम जून का पेपर देख रहे थे 2011 का, उसमें भी प्रयोजनवाद की बात आई थी। तो प्रयोजनवाद क्या कहता है, ये सब चीज़ें कहता है। प्रयोजनवाद के अनुसार जब बालक का जो विकास होता है वो सामाजिक पक्ष को महत्वपूर्ण, यानी कि सामाजिक पक्ष जो है उसके महत्वपूर्ण सबसे अधिक माने जाते हैं, और वही उसके विद्यालय या फिर उसके जो बालक के वास्तविक शिक्षा को एक तरह से क्या करता है, चुनौती, परिस्थिति और कारण, यानी कि उसे विकास का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर टैगोर, गांधी तथा अरविंदो समान रूप से विश्वास करते थे। तो आपको पता है बच्चों की सामाजिकरण, यानी कि ये क्या कहते थे, बच्चों को समाज में छोड़ो, समाज में जितना वो समाज में रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, इन सब चीज़ों से क्या सीखेगा, वो समाज के बारे में सीखेगा। और उसे रहना कहाँ है, समाज में रहना है, यानी कि उसे समाज के बारे में ही सब चीज़ें सिखाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा बतलाई गई, यानी बताई गई निम्नलिखित में से आर्य सत्यों को युक्त क्रम से व्यवस्थित करिए। यानी कि 4 आर्य सत्य आपको पता है, जीवन दुख से परे है, दुख का कारण विद्यमान है, दुख का अंत संभव है, और दुख का अंतिम उपाय क्या है। तो ये देख लीजिए, अब कौन कौन से मैंने सारे बता दिए आपको। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका दुख जीवन के वास्तविक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, और इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दुख का कारण विद्यमान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या है, प्रत्येक दुख एक कारण है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा इसका प्रत्येक दुख का उपाय, और फिर मुक्ति उसकी संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आजकल शिक्षा में आईसीटी का पर बहुत जोर दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका निहितार्थ है। तो भाई जब इस तरह की बात आए तो आपको पता है तार्किक विश्लेषण, यानी कि तार्किक विश्लेषण की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है, ये किसकी बात करता है। तो ये कर रहा है, शिक्षा का अंत लक्ष्य दार्शनिक विवेक सिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हम गांधी जी के आदर्शवादी, यानी गांधी जी को आदर्शवादी कहते हैं
क्यों कहते हैं गांधी जी को आदर्शवादी? आदर्शवादी कहने का ये है, उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया। भाई चरित्र निर्माण में बल देने का कारण क्या है? उन्होंने अपनी बुकों में ये लिखा है कि मैं जो सोता हूँ वो लेडीज़ के साथ सोता हूँ, इस तरह की चीज़ें करता हूँ, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें आएंगी। देखो कहने की बात और है और करने की बात कुछ और है। क्वेश्चन नंबर, आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आप बहुत ही जो हमारे कहने को, जो जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह ने इतना योगदान दिया, और जो सुभाष चंद्र बोस जी थे या फिर अंबेडकर जी थे और सरदार पटेल जी थे, इनका योगदान इतना है कि जो गांधी, नेहरू, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये मान के चलो। सीधे सीधे बात ये गांधी हो गया, नेहरू हो गया, ये जो थे, आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री को तो इनके बैकग्राउंड यानी फैमिली बैकग्राउंड को देखो तो ये थे एक तरह से अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए। जैसे कि आप मान लीजिए आपके फादर, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी समझिए बात को। आपके फादर हैं, वो किसी सीएम से साठ गांठ, यानी कि उनसे उनके दोस्त हैं, और एक मान लीजिए XYZ बच्चा है, उसके फादर हैं, वो नॉर्मल फैमिली से हैं, पर उस बच्चे ने नॉर्मल फैमिली में होते होते अपना नाम बनाया। और यहाँ पर क्या है, यानी कि और नाम बनाया, मान लीजिए इसे कोई, इस बच्चे को इसने कुछ कर दिया तो इसे पीटा जाएगा, एक तरह से मारा जाएगा और उसे प्रताड़ित किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसे पीटा जाएगा समाज की दिखावे के लिए, पर क्या होएगा, एक तरह से ये रहेगा कि हाँ यार ये उसका बच्चा है, चल छोड़। रहता है कि नहीं रहता? तो ये सब चीज़ें जोड़ देती हैं। और यही कारण था कि नेहरू और गांधी, ये जो थे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, फैमिली के जो बच्चे थे और एक तरह से बाहर से पढ़े हुए थे, ठीक है। कहने के लिए क्या नाम, जो गांधी ने आज़ादी दिलाई, कहते हैं आज़ादी दिलाई, पर जब आप हिस्ट्री को बहुत ही बारीकी से समझोगे, बहुत ही बारीकी से पढ़ोगे, तो जो काले चिट्ठे हैं वो तब सामने आते हैं, ठीक है। आज़ादी दिलाने में सिंगल एक आदमी का योगदान नहीं है। जो कहते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिला दी, गांधी जी ने आज़ादी दिला दी होती तो हमारे जो बहुत सारे बलिदान दिए हैं लोग बागों ने, वो बेकार माने जाते हैं एक तरह से, ठीक है। उन्होंने बलिदान दिया, आपके भी कोई दादा परदादा या फिर उनमें से कोई किसी लोगों ने बलिदान दिए होंगे, तभी आज आप इस धरती पर यानी इस इंडिया पर विद्यमान हो। क्यों? क्योंकि उनके बलिदान दिए। इन्होंने सिर्फ एक तरह से ये मान लिया कि हाँ हम नेता हैं, ये सब कुछ कर देंगे, फलाना कर देंगे, और जब लोग बागों की मरने की, पिटने की, इस तरह की बात आई तो ये क्या, इनके क्या विचार हो गए, हम अहिंसावादी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है कि जब अपना मरता है तो सबको ये लगता है कि मेरा अपना जा रहा है, और जब वही दूसरे का मरता है तो वही बात हो जाती है कि क्या नाम, हम अहिंसावादी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेदांत और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्यात्व का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो उसमें शैक्षिक निहितार्थ क्या है, हर प्रकार की शिक्षा अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिकता है, यानी कि अध्यात्म पर ज़्यादा जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस्लामिक ज्ञान मीमांसा की धारणा निम्नलिखित में से किस पर जोर देती है? तो वो क्या करती है, अंत्य ज्ञान तब वास्तविक नहीं है जब तक वह धार्मिक ग्रंथ पर प्रस्तुत नहीं है, यानी कि धर्म पर ज़्यादा जोर दिया गया है इनमें, मुस्लिम धर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तार्किक प्रत्यक्षवादी का निहितार्थ है? तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक को सकारात्मक अभिवृद्धि का आदर्श मूर्त होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अरविंदो के बारे में क्वेश्चन कह रहा है, अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरविंदो के शैक्षिक चिंतन के समग्र शिक्षा क्या कही गई है, यानी कि क्या कही जाती है? तो इसका आ जाएगा, क्योंकि वह
ये बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अरविंदो आश्रम कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताइए अरविंदो आश्रम जो है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है? आदर्शवाद किससे संबंधित है? भाई आदर्शवाद निगमनात्मक विधि से संबंधित है। यथार्थवाद किससे संबंधित है? यथार्थवाद आगमात्मक से है, यानी कि जिसमें ए लगा हुआ है वो क्या हो गया? न हो गया, यानी कि निगमात्मक में हो गया। जिसमें यह लगा हुआ है यथार्थवाद लगा हुआ है, यथार्थवाद किससे? आगमात्मक से हो गया। प्रयोजनवाद किससे हो गया? प्रयोजनवाद हो गया योग, यानी कि सामने सामने हो गया, प्रयोगात्मक हो गया, क्योंकि प्रयोग से भाई करके सिखाने पर बल देता। अब प्रकृति क्या कहते हैं? प्रकृति मतलब स्वयं शोधात्मक उपाय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, याद कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे इस बार, क्योंकि जो अब का जो ट्रेंड है वो मैच द फॉलोइंग पे सबसे ज़्यादा जोर देता है बच्चों, इसलिए ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है? निम्नलिखित में अस्तित्ववाद एक ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत है। तो ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत क्या कह रहा है? अस्तित्ववाद की बात कर रहा है। तो अस्तित्ववाद में जब बात चलेगी तो क्या आएगा? निम्नलिखित में जो अस्तित्ववाद कह रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान भावनात्मक और अंतर व्यक्तित्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय सामाजिक कार्य क्या है? कार्यशैली का सर्वाधिक फलदायक सिद्धांत है? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अन्य तथा सुमित के बीच में क्या करता है? मध्य मार्गी लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि इस समाजशास्त्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याओं ने समाजशास्त्र विचार पर गहन प्रभाव डाला, यदि तथ्यपति यह सही अर्थ में समाजशास्त्र नहीं है, इसमें केवल एक समाजशास्त्र। देखिए समाज, इसमें इतना लंबा क्वेश्चन पहली बात तो अब आएगा नहीं, क्योंकि अब का जो ट्रेंड है वो क्या कर रहा है? समाजशास्त्रियों को बदलने का काम कर रहा है। और समाजशास्त्र में जब आएगा तो क्या मिला है? एलमन दुर्खुम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नहीं पूछा था इसमें, ये इसलिए हो जाएगा। और देखना इस तरह के क्वेश्चन अब बच्चों मिल नहीं रहे, क्योंकि यूजीसी नेट में पावर ज़्यादा लगती है और सीटेट पीटेट के अलावा, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसे भी छोड़ते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समाज मित्र की सहायता से एक शिक्षक यह पता लगाता है कि उसके कक्षा में गुट, समूह, तर्क, आयंत और तथा वलग कौन होते हैं? वलग, और देखो 2 वर्ड आते हैं, याद रख लेना, वलग और विलग। ये विलग और वलग दोनों आपको पता होना चाहिए। वलग और विलग क्या है? तो आपको जब इसका आंसर देखेंगे तो ये आ जाएगा, वह जिसमें कोई सहपाठी संपन्न ना हो, एक तरह से सहपाठी के बिना पढ़ाना। जैसे कि आजकल की हमारी क्लास चल रही है, ऑनलाइन बेस पर सहपाठी नहीं होते और हम पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत निम्नलिखित में से किस लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता होगा निरक्षरता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन माना गया है? तो परिवर्तन कौन सा माना गया है भाई? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। घर तथा विद्यालय द्वारा लगाया गया परिवर्तन, प्रकृति आपदाओं द्वारा उत्पन्न परिवर्तन, सामाजिक संगठन द्वारा, युद्ध द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में सांस्कृतिक पिछड़ापन के प्रत्यक्ष प्रभाव करता है? तो हो जाए सामाजिक परिवर्तन मंद गति से होता है। सामाजिक तो क्या होगा इसका पहला ही आंसर? आपको मैंने बता दिया, यानी सामाजिक परिवर्तन मंद गति से हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्र तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले एक आधुनिक समाज के लक्ष्य हैं? क्या हो जाएंगे लक्ष्य? जब आधुनिक समाज के लक्ष्य की बात आ जाए तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ, सभी के लिए सुरक्षा, प्रसिद्धि और क्या है?
तथा सामाजिक कल्याण के लिए प्रयास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बच्चों की बुद्धिमत्ता समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को किन अभिलक्षणों की आवश्यकता होती है? विविध संस्कृति तथा उप संस्कृति, प्रगतिशील होना और खुले मानसिकता रखना। इसका नेक्स्ट हो जाएगा अपने विषय को गहनता से क्या करना, समझना, एक तरह से ज्ञान प्राप्त करना। अपने विषय के क्षेत्र को क्या करना, उच्च शैक्षिक योग्यता के, अपनी विषय के क्षेत्र को उच्च शैक्षिक योग्यता से जोड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3, यानी कि प्रगतिशील होना तथा खुले मानसिकता होना। क्योंकि आपको पता है ना, कहता है फ्रीली एनवायरनमेंट दो तभी बच्चा सीखता है। और क्या हो जाएगा दूसरा, अपने विषय में गहन ज्ञान प्राप्त होना। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्ध समाज का उदाहरण है? तो क्या है, अवरुद्ध समाज का उदाहरण क्या हो जाएगा? अवरुद्ध समाज का जब उदाहरण आएगा तो ऐसे समाज जिसमें लोगों की रूढ़िवादिता हो, यानी कि रूढ़िवादी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चरित्र शिक्षा पर निम्नलिखित में से एक कथन अनेक शैक्षिक समाजशास्त्र का स्वीकृति करता है, तो वो क्या हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर प्रत्यक्ष विवेचन चरित्र शिक्षा के, यानी शिक्षा में जो शामिल होना चाहिए। ये चीज़ें देखो, इस पेपर में क्या है, सोशियोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक शताब्दी पूर्व के बच्चे की उपेक्षा आज की बच्चों के अधिक संवेगात्मक दबाव क्या करती है, दबाव करती है। तो क्या कर रही है भाई, जब इस तरह की जो बात आ जाएंगी तो आपको पता है, एक चीज़ आपको दिख रही है, आज का समाज जटिल है। सोशियोलॉजी क्या कहती है, आज का समाज जो है जटिल है, उसमें समाज में बहुत सारी परिवर्तन आ गए हैं, कुरीतियाँ आ गई हैं और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जन संसाधन के माध्यम जैसे सिनेमा, टेलीविज़न, प्रेस इत्यादि को शिक्षा के निष्कर्ष माध्यम माना जाता है। तो जब इस तरह की जब बात आएगी जनसंचार के माध्यम की, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के दौरान शंक समाधान नहीं किया जा सकता, यानी कि और एक चीज़ और, जब हम इन सब चीज़ों को अपने उसमें लेके चलेंगे, शिक्षा में लेके चलेंगे, तो ऑडियो विजुअल ऐड हो जाएगा ये। और ऑडियो विजुअल ऐड को क्या प्रयोग करने के लिए होता है, ज्ञान की इंद्रियों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिगम की संकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो वो कौन सा है आपको पता ही, टॉलमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर शिक्षा ने मनोविज्ञान पर बल देने के औचित्य को सूचित रूप से सिद्ध कर जा सकता है या किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर होगा आपका, बच्चों के बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सौंदर्यात्मक पूर्ण व्यवहार का क्या, यानी व्यवहार पर व्यवहार है, जो क्या है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवश्यकता की तटस्थ के संदर्भ में अनिवार्यता प्रभावित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव व्यवहार का निर्धारण डैश के द्वारा होता है। भाई मानव व्यवहार का जो निर्धारण है वो डैश के अनुसार होता है। तो डैश क्या है, डैश आपका वास्तविक, यानी कि वस्तुनिष्ठता वास्तविकता होती है। भाई जो दिख रहा है वही बिकता है, यानी कि दिखता है जो बिकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए लक्ष्य को अनिवार्य है डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, अध्यात्म की आवश्यकताओं को प्रयोजन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में अनुवांशिकता को प्रभावी सीमा का निम्नलिखित में से सर्वोपयुक्त रीति से वर्णन करता है। तो क्या करता है वो, जब इस तरह की बात आ जाएगी, विकास की बात आ रही है, तो विकास में आपको क्या चीज़ एक दिख रही होगी, तो इसमें आपको दिख रहा है व्यक्ति के विकास की सीमा तक हो सकता है, यानी कि एक अनुवांशिकता की बात करी। और अनुवांशिकता का प्रमुख निर्धारण होता है, ये देखो, सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, सॉरी, या फिर यूजीसी नेट हो, अनुवांशिकता और व्यक्ति के विकास किसी सीमा तक होगा, ये ध्यान रखना।
और इसमें देखो, अब आपको यूजीसी नेट और सीटेट में जब यूजीसी नेट की बात आती है और सीटेट की बात, अब यहाँ देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, व्यक्ति का विकास किस सीमा तक होगी। यहाँ भी व्यक्ति का, इसका निर्धारण आनुवंशिकता पर, यानी कि इसका निर्धारण आनुवंशिकता करती है, और यहाँ का आनुवंशिकता इसका प्रमुख निर्धारण है। तो इतना सा, ये अगर बच्चा इस चीज़ को पहली लाइन को पढ़ा, आंसर लगा के बैठ गया। यहाँ पर यही डिफरेंस होता है कि आप सीटेट में क्या करते थे, एक पहला ऑप्शन पढ़ा, पहले ऑप्शन की पहली लाइन पढ़ी और टिक कर दिया। यहाँ पर नहीं हो सकता इस तरह का, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रख के यूजीसी नेट को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक विकास के प्रक्रिया का वर्णन स्वरूपयुक्त रीति से करता है। तो क्या कर रहा है वो भाई, जब इस तरह की जब बात आएगी तो आपको क्या करना है, संवेगात्मक की बात करें। संवेगात्मक में जब किस चीज़ की बात करता है वो, संवेगों की बात करता है, यानी संवेगात्मक अनुक्रमों के लिए बौद्धिक क्रिया अनुक्रिया को यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर प्रतिस्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के किसके अनिवार्यता संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में जब बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान में एक चीज़ की बात करेंगे, वो क्या है। तो सामाजिक विकास की अनिवार्यता किसके, अपने उद्देश्य को सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, खट्टे अंगूर की आवृत्ति डैश का उदाहरण है। तो खट्टे अंगूर जब आपको बताइए तो क्या है, यौगिकता, यानी कि यौगिकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आपने ये देखा है कि इसका जब आंसर सी है तो इसमें आपको डिफरेंस, यानी कि हिंदी में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही, और ऊपर जब 33 पे जाओगे तो देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन, क्या कह रहा है, रैशनलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है रैशनलाइजेशन कह रहा है। और यहाँ पढ़ने में क्या कह रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निराकृत बालक के डैश हो जाने पर संभव होता है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आक्रामक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, स्पेयरमैन की बुद्धि के सिद्धांत पर थोर्नडाइक के सिद्धांत के बीच यह अंतर है जो क्या है। भाई सिद्धांत जब देता है तो क्या कह रहे हैं, अंतर जातीय, यानी कि अंतर जाति तथा उपजातीय। अब आएगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले आता है फ्राइड। तो फ्राइड किसकी बात कर रहा है, फ्राइड आता है लैंगिक प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह रहा है, 3 आ जाएगा। अब 3 वाले कौन से, ये 2 तो कट गए, तो ऊपर के 2 बचे, तो इसमें आ जाएगा बी, यानी कि आइजैक मनोविश्लेषणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में नृजातीय अध्ययन की विशेषता किसमें है। तो किसमें है, जब इसकी बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर एक अति चीज़, यानी कि अति नज़दीकी अंतर व्यक्तित्व समूह के एकत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्रत्येक पात्र की नमूने में चयन की संभावना यदि बराबर हो तो क्या हो जाएगा। जब बराबर हो जाती है तो आपको एक चीज़ पता होगा, जब बराबर की स्थिति आ जाती तो इसका आंसर हो जाता है स्वाभाविक प्रतिदर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, डी। और इसे ऊपर देख लीजिए आप, 38 का क्या गया, प्रोबेबिलिटी सैंपल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, गुणात्मक अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं है कि क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मानवीय वस्तुनिष्ठता का उभारना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अन्य शर्त यदि वह हो 2 चरों के मध्य निम्नलिखित में कौन सा सहसंबंध कमज़ोर होगा। ये जो इस तरह की बात कर रहा है आपको, और रिसर्च के क्वेश्चन अब ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस तरह की बात आएगी तो इसको ये आ जाएगा -85, यानी कि -0.85। क्वेश्चन नंबर 2 मध्यमानों के मध्य अंतर को सार्थक सिद्ध
करने के लिए टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो टी परीक्षण आपको बताइए भाई, टी परीक्षण की जब आप बात करते हो तो टी परीक्षण में एक चीज़ लगाते हो, टी जो आप कहते हो ना टी टेस्ट लगाना या टी परीक्षण लगाना, ये वही चीज़ कह रहा है आपको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मापन कम स्केल हो या वितरण सामान्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किसी शोध में 8 वर्ष तथा 10 वर्ष के निष्पादन यानी बच्चे को विद्यमान प्रभावित की जांच के परिकल्पना के अध्ययन के लिए किया गया है। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्शन पोस्ट फैक्टर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पश्चात उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक परीक्षण पुस्तक में परीक्षण की विश्वसनीयता वैधता एक तरह से सूची को दिया गया है। तो क्या करता है वो भाई, जब इस तरह की बात आती है तो आपको विश्वसनीयता ये सब चीज़ें बता दी थी। तो क्या है, वो एक तरह का मैनुअल है, और मैनुअल क्या बता रहा है, उसकी अनुक्रमिकता और वर्णात्मकता की सांख्यिकी बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 मैच द फॉलोइंग क्या कह रहा है, विश्लेषण के लिए शोध। विश्लेषण के लिए शोध क्या होता है, मूल्यांकनात्मक शोध हो जाता है। उपयोगिता द्वारा समाधान के लिए शोध क्या हो जाता है, क्रियात्मक शोध हो जाता है। और जब आती है सिद्धांत के लिए शोध होता है तो वो मूल शोध हो जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आपका 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दशा श्रवण सीमाकरण में आर के प्रयोग के लिए आवश्यक है। तो आर के लिए प्रयोग के लिए आवश्यक है संबंधित रेखांक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आर किसको डिनोट करता है ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक शोधकर्ता ने एक उपलब्ध परीक्षण का विकास किया है। इस प्रश्न पत्र के आधार पर उच्च व निम्न समूह के आंकड़ों से मिलता है। किसी पद के विश्वसनीयता जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा, भाई देखो जब इस तरह की बात आती है ये रिसर्च में जब हम लेके चलते हैं, रिसर्च का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं जब तक आप किस पर हो, नल हाइपोथेसिस पे हो, ठीक है। और दूसरी जो एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, साइंटिफिक में जो परिणाम आएगा, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, मान लीजिए सारे केमिकल जोड़ ताड़ के आपने एक ट्यूब में डाल दिए, आपको क्या पता क्या निकलेगा, यानी कि इस तरह के जो शोध होते हैं वो अलग होते हैं और जो नॉर्मल शोध होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसका क्या होगा, बिंदु 2 श्रेणी में होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी शोधकर्ता ने छात्रों के उत्तर देखते समय पर, यानी कि उत्तर देते जो देखता है उस समय प्रत्येक 2 अंक अधिक देने वाले की बात करें। जो ये क्वेश्चन है आपको कल भी मिला था, यानी कि 2011 के जून वाले पेपर में मिला था, उसमें 3 अंक ज़्यादा दे दिए थे, यानी कि दिसंबर और जनवरी का पेपर एक तरह से समान था। तो इसका क्या आएगा आंसर, उसके प्रक्षरण यानी कि 4 में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ऐतिहासिक शोध। जब ऐतिहासिक शोध की बात आएगी, ऐतिहासिक शोध में आपका क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक शोध में क्या हो जाएगा, आंकड़ों को बाह्य आलोचना। फिर हो जाएगा वर्णात्मक शोध, क्या हो जाएगा, अंतर्देय एक तरह से अध्ययन। और प्रयोगात्मक है बाह्य वैधता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, पहले में जो प्रयोगात्मक 5वां चला जाएगा, और पहले में क्या ऐतिहासिक में कौन सा आएगा, जल्दी बताइए, अभी तो आपको बताया मैंने, आंकड़ों का बाह्य आलोचना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये हो गया पहला, ये तीसरा, और कौन सा है दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जिन जनसंख्या के प्रतिदर्श, यानी कि जिस जनसंख्या के से प्रतिदर्श लिया जाता है, यदि उसका वर्णात्मक सामान्यता नहीं है तो उसमें आंकड़ों का किसकी सहायता से विश्लेषण किया जाएगा। तो भाई जब विश्लेषण की बात आती है, जब हम जनसंख्या लेते हैं, जब एक तरह से जनसंख्या सैंपल को लेते हैं तो सैंपल क्या करते हैं, गैर
प्रचलात्मक सांख्यिकी होती है। तो गैर प्रचलात्मक सांख्यिकी क्या कहती है? जो गैर प्रचलात्मक सांख्यिकी कहती है इस जनसंख्या के प्रतिशत को लिए गए यदि वर्ण जो है वर्णात्मक सामान्य नहीं है तो आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गैर प्रचलात्मक सांख्यिकी आवश्यक होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 50 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वैधता न्यूनतम परिमाण योग्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका समान वृत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका दिसंबर 2011 का पेपर और किसका? एजुकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरह सारे पेपर मिलेंगे, यानी कि आपको सारे पेपर कराए जाएंगे। और पेपर कराने का उद्देश्य क्या है? आपको रिजल्ट में अच्छे नंबर, यानी कि जो भी पुराने क्वेश्चन मिले आप उस पर लपेट लो और सीधे सीधे अपना आंसर को सही कर दो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा सा लगा होगा। और इस चीज़ को एक चीज़ याद कर लेना, जो बहुत से क्वेश्चन इस तरह के आज के टाइम पर नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ देना। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें एक लाइन में, जैसे मान लें निम्नलिखित में कौन सा, आपको ये लिखना है सीधे सीधे बस आंसर होगा वही, यानी कि वन लाइनर बना लो अपने। वन लाइनर से आपको चीज़ें समझें, आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, या फिर आपको जब पेपर मिलेगा ग्रुप में तो उसी में आंसर लगा लो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको यही करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सीधे सीधे आंसर लगा के मैं उसमें ग्रुप में डाल दूँ, यही करता हूँ मैं, जिससे आपको भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।